नमस्कार। बात करते हैं हम अपने 26 नक्षत्र जो कि है उत्तरा भाद्रपद। पहले हमने पूर्वा भाद्रपद के बारे में जाना था, अब हम जानेंगे उत्तरा भाद्रपद के बारे में। ये जस्ट अगर हम देखें तो इसके स्वामी ग्रह बनते हैं हमारे शनिदेव, उसके गुरु थे। और इसके जो हमारी जो चारों पद आते हैं वो हमारे चारों ही मीन राशि में आते हैं। मीन राशि अगर हम देखें तो कुंडली में 12th हाउस में आती है, जो कि हमारे जीवन का अंतिम चरण दिखलाती है, यानी मोक्ष का जो भाव है वही हमारा 12th हाउस ही होता है। तो अगर हम इसे देखें तो एक सार में हम इसको ये देख सकते हैं कि ऐसे लोगों को कुंडलिनी ज्ञान होता है, यानी ये मोक्ष की तरफ बहुत ज़्यादा जा सकते हैं। यानी ऐसे लोग वैराग्य को हासिल करने लग सकते हैं, या इनके जीवन में ये होता है कि बहुत कुछ ऐसा हासिल कर चुके होते हैं, या फिर हासिल करने के ही उसमें अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी उससे त्रस्त होकर ये मोक्ष की तरफ जाते हैं। परंतु कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो इन्हें वैराग्य की तरफ ले जाता है जीवन में। तो अब देखते हैं कि और क्या क्या होता है। इसके जो देवता होते हैं अहि मूर्धन्य होते हैं, जो कि जल सर्प बोला गया है। अहीर सर्प और बुधनिया बंधा हुआ, यानी एक ऐसा सर्प जो कि बंधा हुआ है, गोल मतलब पूरी तरीके से वो अपने से ही बंधा हुआ सर्प है। तो अब आप इसे क्या जानेंगे, इसे ऐसे जानेंगे कि उसने अपने आप को पूरी तरीके से एक बांध रखा है अपने ही अंदर, कि समाहित है कि मेरे अंदर, मतलब कोई एक तरीके से एक डरा हुआ होता है ना कि हाँ मौके का इंतजार। आप एक दो तरीके से इसे देख सकते हैं, एक ऐसा इंसान जो डरा हुआ है वो अपने में ही छिपा हुआ है, या फिर एक ऐसा इंसान जो मौके की तलाश में है और मौका पाते ही वो चौका मार सकता है। तो दोनों ही तरीके से, जैसे जब कोई शिकारी शिकार करने बैठता है तो वो क्या करता है, वो बिल्कुल शांत बैठ जाता है। अगर आवाज़ करेगा तो शोर होगा। तो वो आप इसको दो तरीके से इसको देख सकते हैं, जो आपका प्रतीक चिन्ह होते हैं। अब इनके जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो है जुड़वा बच्चे, यानी हो सकता है कि इनको लाइफ में जो जिनका ये नक्षत्र होता है उनको जुड़वा बच्चे भी प्राप्त हो इनकी लाइफ में। और पानी में एक तैरता हुआ सर्प होता है चारपाई के, जो हमने पहले बताया था, पहले पूर्वा भाद्रपद में अर्थी शमशान में ले जाने वाली जो अर्थी होती है उसके हम आगे के दो पैर बताए थे। और यहाँ पर हमने बताया है कि पिछले दो पैर चारपाई के आते हैं। तो दोनों का ही वही है कि कोई ना कोई अंतिम चीज़ को प्रदर्शित किया जा रहा है, कि सब कुछ खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत का होना। पशु जो होते हैं, पशु चिन्ह इनका गाय है, गौ माता है। तो बहुत कोमल स्वभाव इनका होता है, कोमलता का प्रतीक होते हैं, और पालन पोषण का भी प्रतीक माना जाता है। अब इससे आप समझ सकते हैं जो इस पद के लोग होते हैं ये बहुत अपने मतलब लाइफ में पालन पोषण, यानी इनका जो परिवार होता है कहीं ना कहीं इनके जरिए चल रहा होता है, या इनके अंदर ये मातत्व वाला गुण इनके अंदर होता है कि हर एक किसी को ये मतलब कोशिश करते हैं कि मैं इसका पालन पोषण करूं। या हो सकता है घर से बाहर भी ये इस तरीके की इनकी क्रियाएं हो, जिससे कि ये लोगों को कुछ ना कुछ तरीके का पोषण दे रहे हो या उनको पाल रहे हो। पक्षी मोर होता है। मोर को हम जानते ही हैं कि किस तरीके का पक्षी हमारे लिए कहा गया है। जो भी क्वालिटीज़ या डिसक्वालिटीज़ भी अगर आप देखें तो जो भी आप देखते हैं किसी पशु या पक्षी में, वो सारी इस पद में इस नक्षत्र के लोगों में आती है। पेड़ नीम का है, बहुत पवित्रता का पेड़ माना जाता है, और माना जाता है आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक इसको माना गया है। नीम का वृक्ष अगर ये लगाते हो या उसकी पूजा करते हैं तो इनको, इस नक्षत्र वालों को बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। गण इनका भी मनुष्य है। अब हम बात करेंगे इसके चारों पदों के बारे में। प्रथम पद इसका सिंह राशि में सिंह नवांश में आता है, जिसके देवता है सूर्यदेव। तो यहाँ पर गुरु, शनि और सूर्य, तीन ऐसे देवताओं का इनके ऊपर प्रभाव है। तो आप समझ ही सकते हैं सूर्य का प्रभाव पड़ना कॉन्फिडेंस को देता है। कॉन्फिडेंस इनका चरम सीमा पर होता है, बहुत ज़्यादा, और ज्ञान से भरपूर्ण होते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता, जहाँ पर भी सूर्य देव आ रहे हैं समझ लीजिए कि उनमें नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी डोमिनेटिंग पावर भी होती है। ऐसे लोग दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं अपनी एक्टिविटीज़ से, या इनको लगता है सब मेरी ही सुनी जाए। और ज्ञानी तो होते ही हैं, न्यायवान भी होते हैं। तो ऐसी चीज़ें इनमें देखने को मिलती हैं। तो हो सकता है कि जज भी हो, ऐसे लोग जज भी बन सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस में हमने देखा ना, तो गवर्नमेंट खुद जाके बैठ रही है, सूर्यदेव खुद जाके बैठ रहे हैं, और न्याय के देवता का भी ये प्रतीक है, और ज्ञान तो है ही। तो ऐसे लोग जज भी हो सकते हैं, या हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई ना कोई ये वकील हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम ये कर सकते हैं जहाँ पर ये तीनों
आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा जो आता है वो कन्या नवमांश आता है, जिसके जो देवता होते हैं वो बुध बनते हैं। तो यहाँ पर भी इनका अगर आप देखें तो इनमें सेवा भाव बहुत होता है, क्योंकि कन्या राशि जो आती है वो 6th हाउस में आती है और 6th हाउस सेवा का होता है। तो ऐसे ही लोग ना, हीलिंग पावर इन्हें बहुत अच्छी होती है, या फिर हो सकता है हॉस्पिटल में ये लोग जॉब करें, कोई ऐसे नर्स या कुछ इस तरीके से डॉक्टर्स वगैरह बने, जहाँ पर इन्हें लोगों को हील करना है, उनकी बीमारियों को कोप अप करना है। क्योंकि अगर हम देखें विश्लेषणात्मक अध्ययन भी ये कर सकते हैं, क्योंकि बुध आ रहा है यहाँ पर। लेकिन हम 6th हाउस से अगर देखें कन्या नवमांश से, तो कन्या नवमांश कहता है कि पूरी सर्विस, जहाँ पर ये सर्विस दे सके, सेवा भाव इनमें होता है। और अगर नहीं है तो इन लोगों में अपने आप ही इनबिल्ट ये चीज़ें अपने आप करने का मन करेगा कि मैं ऐसे ही जाके किसी हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ सेवा करूं, लोगों की हेल्प करूं, चाहे मैं डोनेशन के तौर पे करूं, चाहे मैं फिजिकली उनकी सेवा करूं, कुछ ना कुछ ये लोग करते हैं। तीसरा जो आता है वो तुला नवमांश आता है। तुला नवमांश के जो स्वामी बनते हैं शुक्र बनते हैं। तुला राशि को आप कैसे देखते हैं? एक संतुलन करने वाली राशि, बैलेंस बनाने वाली राशि। तो ऐसे लोग बहुत सौहार्दपूर्ण होते हैं, हर एक के साथ एक बैलेंसिंग इनके अंदर होती है। रिश्तों में भी, हर रिश्ते में भी एक काउंसलिंग करना चाहते हैं, काउंसलिंग के थ्रू उस रिश्ते को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। कलात्मक गहराई बहुत अधिक होती है, प्रतीक मतलब जो भी होता है इनमें बहुत अच्छा ये करते हैं अपनी तरफ से। चतुर्थ जो आता है वो वृश्चिक नवमांश में आता है। वृश्चिक नवमांश का जो स्वामी बनते हैं वृश्चिक राशि के, वो मंगल देव बनते हैं। और यहाँ पे मंगल जो है ना, हिडन टैलेंट दिखाते हैं और बहुत सारी खोजी प्रवृत्ति दिखाते हैं, क्योंकि 8th हाउस हमारे तीव्र मतलब ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम परिवर्तनकारी हीलिंग होती है। यहाँ भी हीलिंग्स होती है, लेकिन पूरी पूरी चेंज करके किसी को पूरी तरीके से बदल देना, मतलब या कुछ हाइडिंग चीज़ें मतलब होती हैं जो भी वृश्चिक राशि जो आती है, क्योंकि 8th हाउस में आती है। 8th हाउस कहा जाता है वो ऐसा ऐसा ज्ञान हमें मिलता है जो कि कुंडलिनी ज्ञान कहलाता है, या जो ज्ञान हम किताबों से अर्जित नहीं करते, वो कहीं ना कहीं ऐसा ज्ञान होता है जो कई बार इंसानों को खुद से जागृत हो जाता है। 5th हाउस भी देता है, क्योंकि 5th हाउस से जो ज्ञान अर्जित होता है वो हमारा खुद किताबी ज्ञान नहीं होता, वो पुनर्जन्म का ज्ञान जो हम इस जन्म में लेकर आए हैं वो ज्ञान होता है। जबकि 9th हाउस में जो स्टडी हम किताबों से पढ़ रहे हैं वो ज्ञान हमें गुरुओं से जो मिल रहा है वो ज्ञान होता है, परंतु 5th हाउस हमारा पुनर्जन्म का ज्ञान कहलाता है। तो यही चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं कि हमें धीरे 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 करके हमने 26 अपने नक्षत्र कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करती हूँ आपको ये नक्षत्र की सीरीज़ पसंद आई होगी। आप देखिए कि आपका कौन सा नक्षत्र है और अपने आप को जानिए, और कहीं ना कहीं आप उससे रिलेटेड अगर वृक्ष भी लगाते हैं तो आपको ये नक्षत्र, आपके खुद के नक्षत्र बहुत अच्छा फल आपके जीवन में देंगे। या कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में है तो आपकी कुंडली हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बस आपको अपनी कुंडली दिखानी है और जानना है कि कौन से ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी लोकेशन पर नहीं बैठे हैं या आपको अच्छा दे सकते हैं, परंतु वो उन अस्थ हैं, तो उनको किस तरीके से चार्ज करना है, कैसे करना है, वो सब आप जान सकते हैं अपनी कुंडली दिखा के। नमस्कार।